हेलो स्टूडेंट्स। बेटा कैसे हैं आप लोग? बेटा आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्लास टेंथ।
फसलों को बेच करके या उसकी जो इससे इनकम होगी वो अपने लिए ऑर्नामेंट्स बनवाएगी, अपने लिए साड़ी बनवाएगी। तो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने देखा कि डिफरेंट पीपल्स के डिफरेंट गोल्स होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे आपने देखा बता ही दिया कि डिफरेंट पर्सन के डिफरेंट डेवलपमेंट गोल होते हैं।
नेक्स्ट आपका है व्हाट में बी फॉर वन में नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर्स। ठीक है ना, एक व्यक्ति के लिए जो कोई थिंग्स, कोई भी चीज जो एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट होती है, आप इसके साथ साथ में सिक्योरिटी चाहते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, रेस्पेक्ट फॉर अदर्स, और आप इसके साथ साथ में ये भी चाहते हैं कि आप तो अभी हम लोगों ने देखा था बेटा कि डेवलपमेंट क्या होते हैं, उनके गोल्स क्या होते हैं, क्राइटेरिया क्या होती है। अब आइए हम समझते हैं कि नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है। देखिए, नेशनल डेवलपमेंट का सीधा सा मतलब है राष्ट्र का डेवलपमेंट किस तरीके से होगा। अब देखिए, राष्ट्र तो कोई व्यक्ति है नहीं कि सिंपली उसके बारे में कह दें। राष्ट्र तो हम लोगों को मिला के बनता है, जितने भी सिटीजन्स होते हैं उन सभी लोगों को मिला करके एक देश समाज बनता है और समाज से राष्ट्र का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि नेशनल डेवलपमेंट कैसे होगा। देखिए, यहाँ अगर हम देखें तो इट इंक्लूड्स डिफरेंट डेवलपमेंट इन अ डिफरेंट फील्ड्स
इट इज नॉट ओनली फॉर इनकम बट आल्सो प्रोग्रेस इन एवरी सेक्टर ऑफ लाइफ। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर केवल नेशनल डेवलपमेंट में केवल इनकम पर ही फोकस नहीं किया जाता है, बल्कि उसके साथ साथ में हर लाइफ के हर सेक्टर को भी ध्यान में रखा जाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है उसको सिक्योरिटी भी मिले, है ना, अब यहाँ पर इनकम से कोई मतलब है नहीं, उसको रेस्पेक्ट भी मिले, है ना, इक्वलिटी भी हो समाज में, और उसके साथ साथ में क्या हो, फिर उनकी इनकम भी हो। तो मतलब एक देश के लिए इतनी चीज़ों का एक देश इतनी चीज़ों पे फोकस करता है कि लोगों की हेल्थ कैसी है, एजुकेशन फैसिलिटी उनको कैसे प्रोवाइड कराई जा रही है ना, पब्लिक फैसिलिटी किस तरीके से उनको मिल रही है। तो यहाँ पर इन सब बातों को हमें ध्यान में रखना होगा। दूसरा क्या है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है आपके लिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सन्स कुड हैव डिफरेंट एज कंफ्लिक्टिंग नोशन ऑफ द कंट्री डेवलपमेंट। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि ये बहुत जरूरी है हम अपने ध्यान में रखना कि जो डिफरेंट पीपल्स हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट गोल्स हैं, और कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति का जो गोल है, जो डेवलपमेंट है, वो देश के लिए फायदेमंद भी हो। स्टूडेंट्स, तो बेटा अब हम लोग देखेंगे हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स, ठीक है ना, किस तरीके से किसी भी देश को माना जाता है कि कितना डेवलप है, क्या कोई ना कोई क्राइटेरिया होता ही होगा, है ना भाई। किस तरीके से मानते हैं कि अमेरिका डेवलप कंट्री है, और वहीं पर अदर कंट्री जैसे हम ले लेते हैं बांग्लादेश को, पाकिस्तान को, नेपाल को, ये सब अंडर डेवलप्ड हैं, है ना, या इंडिया को हम ले लेते हैं कि डेवलपिंग कंट्री है। तो क्या एक क्राइटेरिया क्या होता है, कितने किस इनकम पे माना जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम ध्यान देते हैं बेटा कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। इसमें सबसे पहले हम लेते हैं पर कैपिटा इनकम। देखिए पर कैपिटा इनकम क्या होती है बेटा, इसका सीधा सा मतलब समझिएगा कि देश की जितनी इनकम होगी उसको हम रखेंगे, और फिर जितनी पॉपुलेशन होगी उससे हम डिवाइड कर देते हैं। मीन्स पर कैपिटा इनकम को बेटा एक नाम हम और देते हैं एवरेज इनकम, ठीक है ना। एवरेज इनकम ही तो ऐसे निकाला जाता है। अब सपोज कीजिए, मान लीजिए सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं, हम देश का ना लेकर के हम किसी फैमिली की इनकम मानते हैं। पता चला कि एक फैमिली का हम निकाल रहे हैं, सपोज कीजिए कोई फैमिली ए है और उसकी पर कैपिटा इनकम या फिर एवरेज इनकम हमको निकालना है, और उस फैमिली में जो है मान के चलिए 10 लोग रहते हैं। 10 लोगों में से 8 लोग कमाते हैं, 2 लोग छोटे छोटे बच्चे नहीं कमाते हैं। अब वो 8 लोग मिल करके सपोज कीजिए कि स्टूडेंट्स वो कमाते हैं 40,000 रुपए, कोई 10,000 कमाता है, कोई 5,000 कमाता है, कोई 3,000 कमाता है, ऐसे ऐसे इंक्लूड करके सपोज कीजिए कि टोटल फैमिली के मेंबर क्या है बेटा, वो 40,000 रुपए कमाते हैं। अब है कितने वो टोटल 10 लोग हैं, ठीक है ना। कमाने वाले 8 जरूर हैं मानते हैं, लेकिन टोटल कितने हैं 10, हमको वो ध्यान रखना है। अब हम क्या करेंगे, जब इससे हम डिवाइड कर देंगे, है ना, तो हमारा 4,000 रुपए निकल के आएगा। क्या कि इतनी इनकम है इस फैमिली की, कितनी बेटा 4,000 रुपए उसकी इनकम है। क्या है उसकी पर कैपिटा इनकम है, या हम कह देंगे उसकी एवरेज इनकम है। सेम वैसे हम कंट्री निकालेंगे, जितनी इनकम होगी हमारे देश में, चाहे वो रिक्शे वाला हो चाहे बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, सबकी इनकम को हम टोटल कर लेते हैं। और फिर जितनी हमारी आबादी है, आपको पता ही है ना, बिलियंस में हमारी आबादी है, फिर उससे हम डिवाइड कर देते हैं। करने के बाद जो भी निकल के आता है वो हमारा क्या हो जाता है बेटा, पर कैपिटा इनकम निकल के आती है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, हेल्थ। किसी भी कंट्रीज के लोगों की हेल्थ कैसी है ये भी हम ध्यान में रखते हैं। इसी के आधार पर हम समझते हैं कि उस देश में सुविधाएं कितनी मिल रही होंगी लोगों को, हेल्थ फैसिलिटी कितनी है, हॉस्पिटल्स कितने होंगे, डॉक्टर्स कितने होंगे, है ना। ये सारी चीज डिपेंड करता है किस पर पर कैपिटा इनकम के बाद हम इस पर ध्यान देते हैं, और ये डेवलपमेंट का क्राइटेरिया आता है, माना जाता है। फिर नेक्स्ट है एजुकेशन की, वहाँ के लोगों को किस तरीके की एजुकेशन दी जा रही है। बेसिक या सिंपल एजुकेशन दी जा रही है कि कोई स्किल्डफुल एजुकेशन दी जा रही है। इसका मतलब अगर स्किलफुल एजुकेशन देंगे, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, गवर्नमेंट के पास पैसा होगा तभी वो लोगों को स्किलफुल दे पाएगी एजुकेशन, है ना। नेक्स्ट क्या होगा, अब इतना देखने के बाद हम देखते हैं कि क्या क्राइटेरिया वर्ल्ड बैंक यूज करती है। देखिए ध्यान रखिएगा बेटा कि जो ये आपका पर कैपिटा इनकम है, ठीक है ना, ये जो पर कैपिटा इनकम है ये बेटा वर्ल्ड बैंक के थ्रू रिलीज की जाती है, काउंट की जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु रिलीज द पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्रीज। तो आंसर आपका क्या होगा बेटा, वर्ल्ड बैंक, ठीक है ना। इसमें हमने सारे चैप्टर को समाहित किया बेटा, आप चाहे रिवीजन समझिए और चाहे आप इसको डीपली देख लीजिएगा बस। अब देखिए तो है क्या है, 2006 की रिपोर्ट है। इसमें इनकम इधर हमने लिख लिया है, इधर लिख लिया हमने स्टेटस ऑफ द कंट्री, कि उस कंट्री की इनकम कितनी होगी और उसको क्या स्टेटस दिया जाएगा। अब देखिए अगर उस कंट्री की इनकम 4,53,000 पर ईयर है, मतलब 4,53,000, ठीक ना,
इतना या फिर इससे ऊपर है तो उस कंट्री को हम रिच कंट्री मानेंगे या फिर डेवलप्ड कंट्री मानेंगे। मतलब ये है बेटा कि अगर किसी भी कंट्री की लोगों की साल भर की इनकम 4 लाख या इससे ऊपर की है तो हम उसको क्या मानेंगे बेटा, रिच कंट्री या फिर डेवलप कंट्री मानेंगे। अगर यूएस डॉलर में देखा जाए बेटा तो 12,736 रुपीज, ठीक है ना, इतना होना चाहिए यूएस डॉलर में या फिर रुपीज में इतना होना चाहिए, ठीक। और फिर क्या है एक अलग क्राइटेरिया कि अगर किसी भी कंट्रीज की जो इनकम है किसी भी व्यक्ति की वो 37,000 या फिर उससे कम है, मतलब 37,000 या उससे कम है, तो ऐसे देश को हम लो इनकम में अंडर काउंट करते हैं या फिर अंडर डेवलप्ड मानते हैं। अब क्या है 37,000 से अगर ऊपर होगी 38,000 होगी तो 37,001 रुपए होगी तो यहां से लेकर के बेटा इसके बीच तक 4 लाख तक पहुंचते पहुंचते इसके बीच का जो भी आएगा उसको हम मानेंगे डेवलपिंग कंट्री। क्या मानेंगे? डेवलपिंग कंट्री। तो जैसे इंडिया क्या है बेटा, आपकी डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है ना, क्योंकि हमारी इनकम जो है बेटा, हाँ मानते हैं कि अगर जैसे देखिए यहाँ पर 2 का ही डिवीजन किया गया है, तीसरी डिवीजन ही किया गया है, तो इंडिया को हम कहाँ रखेंगे? लो इनकम में रखेंगे। कहाँ रखेंगे बेटा? हम लो इनकम में रखेंगे। अगर तीनों डिवीजन होता तो हम बीच में रखते, ठीक है ना। तो बट यहाँ पर क्या 2 डिवीजन है। फर्स्ट डिवीजन है कि कौन सा डेवलप है और कौन सा अंडर डेवलप है। और यूएस डॉलर में अगर देखिए बेटा तो 1,045 रुपए, मतलब $45। तो ये बेटा हो गया आपका किसी भी कंट्री को काउंट करने का। अब आइए हम देखते हैं स्टेट का हम कैसे काउंट करते हैं। जैसे कि इंडिया पर कैपिटा इनकम इन 2013 वाज इन यूएस डॉलर 1,570, ठीक है ना। यूएस डॉलर में देखा जाए बेटा तो 1,570 पर एनम थी, तो जिसको हम इंक्लूड करते हैं किसमें बेटा? लो इनकम कैटेगरी में, ठीक है ना। अभी आपको बताया था डेवलप्ड और लो इनकम, रिच आर द पुअर। अब देखिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। ये पर कैपिटा इनकम वाज ऑफ पंजाब इज मोर देन केरला। पर कैपिटा इनकम जो पंजाब की है वो केरला से ज़्यादा है। क्यों? अब यहाँ पर कुछ रीजन दिए गए हैं और आपको बताना है कि फिर कौन सा डेवलप मानेंगे हम या उससे कम डेवलप कौन सा मानेंगे हम। तो देखिएगा अब आपके पास क्राइटेरिया क्या है। 2 स्टेट हम लेते हैं, पंजाब का लेते हैं बेटा हम और दूसरा हम लेते हैं केरला का। अब यहाँ पंजाब की जो पर कैपिटा इनकम है बेटा वो 26,000 है, ठीक है ना। और वहीं पर केरला की क्या है बेटा 22,800 है। इसका मतलब क्या हुआ कि केरला भी इनसे पर कैपिटा इनकम में क्या हुआ? पीछे हो गया, पंजाब आगे हो गया। बट अगर देखा जाए लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू 2001 में तो पंजाब में 70% के अप्रोच था और वहीं पर केरला क्या था बेटा 91%। इसका मतलब केरला क्या हुआ यहाँ पर उनसे आगे निकल गया, एजुकेशन के एरिया में केरला उनसे आगे निकल गया। फिर है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यहाँ पर क्या था बेटा 49 था, मतलब 1,000 बच्चों पर लगभग 49 बच्चे ऐसे थे जो मतलब थोड़ा सा बड़े होने पहले ही मर जाते थे। जबकि वहीं पर केरला में क्या था बेटा कि कम था, वहाँ पर 11 था। तो यहाँ पर क्या शो करता है कि पंजाब में हेल्थ फैसिलिटी क्या है? बेहतर नहीं है, इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा बच्चे मर रहे हैं। और जबकि केरला में क्या है बेटा हेल्थ फैसिलिटी बहुत अच्छी है, इसलिए वहाँ पर जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो क्या है? कम है। और फिर पंजाब में क्या है? एजुकेशन फैसिलिटी नहीं है, इसलिए वहाँ पर देखिए 70% ही पीपल्स क्या है? लिटरेट हैं। और केरला में क्या है बेटा एजुकेशन फैसिलिटी बहुत बेस्ट है, इसलिए वहाँ पर क्या है बेटा 91% पीपल्स लिटरेट हैं। देखिए बेटा जो हम डेटा दे रहे हैं आपको, ये आपको डिफरेंट लगेगा कि सर हमारी बुक्स में ये दिया गया है, कुछ बुक्स में दिया गया है। तो देखिए होता क्या है, जैसे आप कोई बुक्स ले लीजिए 2001 में जो प्रिंटेड हुई थी, है ना, उसमें डेटा आया था, क्योंकि हर 10 साल बाद डेटा निकाला जाता है। और 2011 फिर 2021 में आएगा नेक्स्ट डेटा हमारे पास में। तो क्या है कि इस डेटा पे आप मत जाइएगा, अब आप ये ध्यान रखिएगा कि कैसे हम कंपेयर करते हैं, क्या क्या चीज़ें हम लेते हैं, बस, ठीक है ना। इन चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है कि हम कैसे कंपेयर करते हैं, किस तरह की चीज़ों को देखते हैं। और अदरवाइज स्टूडेंट्स बेटा हम लोग देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। ये जारी किया जाता है बेटा बाय द यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया जाता है। अब ये होता क्या है, इसमें किन किन चीज़ों को मेजर किया जाता है। देखिए सबसे पहले जो इम्प्रूवमेंट जो काउंट किया जाता है उसमें से होता है HDR रैंक, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को शामिल किया जाता है। दूसरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखी जाती है कि किसी भी समाज में, देश में कोई व्यक्ति औसतन कितना जीवित रहता है, मतलब 50 साल, 60 साल, 70 साल या फिर उससे कहीं ज़्यादा, जिसको हम बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। देखिए ये होता क्या है, इसके पहले भी अभी आपने देखा था, तो इसमें होता क्या है बेटा कि 1000 स्टूडेंट्स पर
सॉरी 1000 बच्चों पर, ठीक है ना। जैसे किसी एरिया में 1000 बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें से ऐसे कितने बच्चे हैं जो 1 ईयर के पहले मर जाते हैं। दिस इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है ना। बिफोर बिफोर द कंप्लीटिंग ऑफ एज 1 ईयर हाउ मच चिल्ड्रंस वर या इज आर डाइड, है ना, ऑन अ 1000 चिल्ड्रन। 1000 बच्चों पर कितने ऐसे बच्चे हैं जो 1 साल भी नहीं कंप्लीट करते हैं और उसके पहले वो मर जाते हैं। नेक्स्ट है लिटरेसी रेट। तो अभी सब किसमें काउंट किया जाएगा बेटा, ये किया जाएगा आपका यूएनडीपी के थ्रू, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। नेक्स्ट है आपका, हाँ, तो लिटरेसी रेट में क्या होता है, देखिए इसमें माना जाता है कि दोज हु कैन रीड एंड राइट, ठीक है ना, वो व्यक्ति, वो बच्चे जो लिख और पढ़ सके उनको हम बोलते हैं लिटरेट। तो इसमें हम क्या शामिल करते हैं, ऐसे बच्चे जिनकी एज कम से कम 7 वर्ष हो या इससे ऊपर की हो और वो पढ़ या लिख सकते हो, ठीक है ना। उनको हम क्या काउंट करते हैं किसमें बेटा, लिटरेसी रेट में। तो ये आपसे ईयर का पूछा जा सकता है कि कितनी एज तक लिटरेसी रेट में हम काउंट करते हैं। तो मिनिमम 7 ईयर्स, कम से कम 7 साल का हो या फिर उससे बड़ा हो, लेकिन 7 से कम ना हो। नेक्स्ट आता है आपका बेटा परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। इसको भी हम इंक्लूड करते हैं कि किसी भी देश में कितनी % पॉपुलेशन है जो बिलो पॉवर्टी लाइन में रहती है। नेक्स्ट है पर कैपिटा इनकम। अभी आपको बताया गया कि पर कैपिटा इनकम किसी भी देश के व्यक्ति की कितनी होती है या कितना है। अगर ये सब हाई हैं, इनमें सब में सुधार है, तो जाहिर सी बात है वो कंट्री क्या हो जाएगी, डेवलप्ड कंट्री मानी जाएगी। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड आपके लिए हमने इसमें बुक में आपके है जो बताना था हमको, नेट अटेंडेंस रेशियो। देखिए इसका ये मतलब होता है कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो 14 या फिर 15 ईयर्स कंप्लीट करने तक स्कूल ज्वाइन किए हुए हैं, ठीक है ना। द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ एज ग्रुप 14 एंड 15 ईयर्स अटेंडिंग स्कूल्स, ठीक है ना। कितने ऐसे बच्चे हैं जो 14-15 सालों तक स्कूल जाते हैं, उनको हम क्या मानते हैं बेटा, नेट अटेंडेंस रेशियो काउंट करते हैं उनको हम। अब चलिए बेटा हम नेक्स्ट पॉइंट पर ध्यान देते हैं अपने स्टूडेंट्स। बेटा अब हम लोग काउंट करते हैं बीएमआई, ठीक है ना। बीएमआई मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स।
स्टूडेंट्स अब बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है ना। क्या डिस्कस करेंगे बेटा हम लोग? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है टू यूज द रिसोर्सेस इन केयरफुल मैनर्स एंड सेव देम फॉर द फ्यूचर जनरेशन। मतलब जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं उनका यूज हम केयरफुल तरीके से करें जिससे कि वो बचे रहें हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए। जैसे पेट्रोलियम है बेटा, तो पेट्रोलियम का ये हमको आज एनर्जी में हम यूज़ करते हैं, व्हीकल्स में अपने यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब नहीं है बेटा कि हम उसको इतना ज़्यादा यूज़ कर डालें कि हमारे आने वाली जनरेशन के लिए बचे ही ना। कोल है ना। तो इस तरीके से क्या करना है कि हमें खुद का भी यूज, मतलब खुद के लिए भी यूज करना है, ऐसा भी नहीं कि हम नहीं यूज करें, लेकिन उनको हम केयरफुल तरीके से अगर करेंगे तो 100% है कि हम उनको अपने आने वाली जनरेशन के लिए बचा के रखेंगे, क्योंकि हमारे पास एक ह्यूज अमाउंट में अर्थ ने हमको नेचर ने प्रोवाइड कराया है। अब वो चीज़ हम कैसे कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए कुछ पॉइंट हम बता रहे हैं, आप राइट डाउन कर लीजिए। देखिए सबसे पहले क्या होगा कि साइंटिफिक एंड द प्रॉपर यूज ऑफ द रिसोर्सेज। किसी भी रिसोर्स का हम यूज करें तो वो साइंटिफिक तरीके से करें। जैसे हम पेजेस, हम कोई कॉपी खरीदते हैं, उसमें लिख डालते हैं, फिर उसको हम जला देते हैं, नहीं जलाना नहीं चाहिए, हमको उसको बेच देना चाहिए, या हम उसको दे दें कबाड़ी को, क्योंकि कबाड़ी फिर वापस भेज देता है उसी फैक्ट्री में, जहाँ पर फिर से उनको क्या किया जाता है, रिसाइकिल कर दिया जाता है और फिर से हमारे सामने आ जाते हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, किसी भी चीज़ का साइंटिफिक तरीके से यूज करना चाहिए और प्रॉपर यूज करना चाहिए। कभी कभी जैसे कि हमको मान लीजिए कि कोई हम पेड़, हमको लकड़ी चाहिए, है ना, हम क्या करते हैं पूरा पेड़ ही काट डालते हैं, और चाहिए हमको थोड़ी सी लकड़ी, तो क्या है कि अगर हम उसको कहीं से और भी एडजस्ट कर सकते हैं तो पूरा पेड़ ना ही काटें, ठीक है ना। तो कहने मतलब यहाँ पर यह है कि साइंटिफिक यूज हमको करना चाहिए, प्रॉपर तरीके से हमको अपने रिसोर्सेज का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, ट्राई टू स्टॉप एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। जो इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है, क्षरण हो रहा है, जो डे बाय डे आप देखते होंगे कि इन्वायरमेंट में बहुत सारे पॉल्यूशन फैल रहा है, तो इसको हमको रोकना चाहिए। वो सब आप जानते ही हैं ऑलरेडी कि हमको क्या करना चाहिए, किस तरीके से हम अपने इन्वायरमेंट को सेव रख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्टॉप एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फ्लोरा एंड फॉना। हमें अपने पेड़ पौधों और जानवरों को बचा के रखना चाहिए, क्योंकि यही हमारे अर्थ की क्या है बेटा, हार्ट है। इन्हीं से हमको ऑक्सीजन मिलती है, इन्हीं से हमारा इकोसिस्टम बैलेंस रहता है, उन्हीं एनिमल्स की वजह से। तो इन सब चीज़ों को हमें समझना चाहिए। स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने बेटा आपके पूरे लेसन को कवर किया है, इसमें 1 बाय 1 करके सारे पॉइंट को हमने कवर किया है, सबकी समरी हमने बताई बेटा। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो जाता है, बट आप इसको पूरा देखिए, विश्वास कीजिएगा बेटा कि वो सारे पॉइंट हम इसमें कवर करते हैं जो आपको नीड होती है, ठीक है ना। और इकोनॉमिक्स सबसे बेस्ट हमारा सब्जेक्ट होता है पढ़ाने में, जिसको आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं, बहुत अच्छे से नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।